वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कॉन्स्टेंटाइन, आई एम लेजेंड, हंगर गेम्स जैसी सुपर मूवीज के डायरेक्टर फ्रांसिस लॉरेंस की एक और बढ़िया और बहुत ही डिफरेंट तरह की डिस्टोपियन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी जो इसी साल बल्कि अभी हाल ही में पिछले महीने रिलीज हुई है। इस कहानी का बैकग्राउंड बताना जरूरी है तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना दोस्तों। देखो, अमेरिका में अभी बहुत बड़ा वॉर खत्म हुआ है, सरकार उलट चुकी है, यानी कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रही और अमेरिका मिलिट्री के कंट्रोल में है। अमेरिका के टॉप पोजीशन पर एक मेजर है जो ऐलान कर देता है कि देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से धूल चाट चुकी है, लोग जीने की आश खो चुके हैं, डिप्रेस्ड हो चुके हैं। इसलिए जनता की हिम्मत बढ़ाने, उनमें राष्ट्रीयता जगाने के लिए और दूसरे देशों को ये दिखाने के लिए कि हमारे देश के युवा कितने ताकतवर हैं, हम हर साल एक अलग किस्म का लॉन्ग वॉक कंपटीशन आयोजित करेंगे। इस कंपटीशन के तहत अमेरिका के 50 स्टेट्स में से हर स्टेट का एक युवा हिस्सा ले पाएगा। उन 50 युवाओं में से जो उस वॉक को जीतेगा उसे करोड़ों की रकम दी जाएगी और उसकी एक बड़ी ख्वाहिश भी पूरी की जाएगी। इस वॉक के कुछ रूल्स भी हैं। इस वॉक में कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं होगा, यानी कि चलते ही जाना है, रुकना नहीं है। बीच में खाना पानी सब दिया जाएगा, लेकिन कंटेस्टेंट्स अपनी मर्जी से धीरे नहीं चल सकते। हर एक को कम से कम 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलना होगा। अगर गलती से भी स्पीड कम हुआ तो उन्हें एक वार्निंग दिया जाएगा। 10 सेकंड के अंदर तेज नहीं चले तो सेकंड वार्निंग। इस तरह 3 वार्निंग्स दिए जाएंगे। इसके बाद भी अगर वो 3 मील प्रति घंटे से कम स्पीड पे चले या रुक गए तो उनके सर पे शूट करके उनको मार डाला जाएगा। ऐसे खतरनाक और घिनौने गेम में इन्हें तब तक चलना है जब तक वो जिंदा है। मतलब इस रेस को जीतने वाले बंदे को तब तक चलना होगा जब तक बाकी के 49 लोग रफ्तार कम करने की वजह से सोल्जर्स की गोलियों का शिकार नहीं बन जाते या फिर थकान के मारे मर नहीं जाते। इतने लोगों की लाशों पर उस आखिरी वॉकर को मिलेगा उसका करोड़ों का बड़ा कैश प्राइज और उसकी एक बड़ी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तो इस इनह्यूमन वॉकिंग रेस में कौन जीतेगा और क्या वो वाकई में एक जीत होगी, यही इस मूवी की दमदार कहानी है दोस्तों, जो कि अमेरिकन ऑथर स्टेफन किंग द्वारा 1979 में लिखी गई एक बुक पर आधारित है। अब आपके लिए कुछ चीजें, वीडियो को देखते वक्त कहीं न कहीं आपको ये तो जरूर लगेगा कि ये महज एक कहानी नहीं बल्कि ये रेस प्रेजेंट की दुनिया में हमारे सिस्टम और हमारे लाइफ को दर्शाता है, जहां हर कोई ढेरों लोगों को पीछे छोड़कर खुद आगे निकल जाना चाहते हैं और उसी को जीत का नाम दिया जाता है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस तरह की अगर नॉन स्टॉप चलते ही जाना हो और रास्ते में खाना और पानी भी दिया जाए तो नॉर्मल इंसान कितनी दूर चल सकते हैं? वैसे आप कितनी दूर चल सकते हैं कमेंट्स में बताना। चलिए शुरू करें, बहुत बड़ा भाषण हो गया। तो कहानी की शुरुआत में एक यंग लड़के को दिखाते हैं जो कि अपनी कहानी का हीरो है। नाम है रे। वो तो लॉन्ग वॉक कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहा है और उसे वहाँ ड्रॉप करने जा रही है उसकी माताजी। माँ कहती कि बेटा आप फिर एक बार सोच लो, मत जाओ उस कंपटीशन में, तुम्हारी जान चली जाएगी। लेकिन रे कहता है कि माँ ये मेरा अपना फैसला है, इसलिए प्लीज मुझे रोको मत माँ। बेटा अगर तुम्हारे पापा होते तो वो तुम्हें कभी भी ये सब करने नहीं देते। तो रे कहता है कि पापा है तो नहीं ना माँ, फिर क्यों उनकी बात करती हो? देखो मैंने फैसला कर लिया है, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। थोड़ी देर में रेस का चेक पोस्ट आ जाता है। रे नीचे उतरकर अपना बैग चेक कर रहा होता है तो माँ उसको अपना हाथ का बना चॉकलेट देती है। रे उसे ले लेता है और बाय कहकर निकलता है, लेकिन माँ उसे खींचकर गले लगा लेती है दोस्तों, क्योंकि उसे क्या पता कि उसका बेटा आएगा वापस कि नहीं। बहुत रोती है वो कि मत जाओ बेटा, अभी भी सोच लो। लेकिन रे तो अपने इरादे का पक्का है दोस्तों और माँ से विदा लेकर चला जाता है उस मौत की रेस में। तो रास्ते में उसकी मुलाकात पीटर नाम की एक और कंटेस्टेंट से होती है। दोनों जल्दी बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों रेस के स्टार्टिंग पॉइंट की ओर चलने ही लग जाते हैं और वहाँ तो 50 कंटेस्टेंट्स हैं। अब रुकिए एक मिनट जरा, उनमें से कुछ लोगों का इंट्रो दे देते हैं। तो ये देखिए, ये लड़का जिसने ये कैप पहना हुआ है इसका नाम है सेबेस्टियन। उसकी फिटनेस देखकर रे को लगता है कि यार ये तो बहुत ही टफ है, शायद मुझसे भी ज्यादा डिस्टेंस चल लेगा ये तो वो सेबेस्टियन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बिल्कुल अकड़ में होता है और रे को इग्नोर कर देता है। फिर एक कोरियन भाई को दिखाते हैं जिसके पेरेंट्स शायद कोरिया से अमेरिका आकर सेटल हो गए थे। इसका नाम है बैन। और ये लड़का दोस्तों जिसके गले में ये क्रॉस लटक रहा है, इसका नाम है डेविड। वो भगवान को बहुत ज्यादा मानता है और रेस शुरू होने से पहले बाइबल पढ़ रहा होता है। अगला है जरा लंबे बाल वाला ये लड़का जो एकदम चुपचाप बैठ के कुछ खा रहा है, किसी से बात नहीं करता। इसका नाम है चार्ली। और इनमें ये सबसे छोटा लड़का है, इसका नाम है रिचर्ड। बैन उससे पूछता है कि अरे तुम्हारी उम्र क्या है? वो कहता है कि 18 साल। बैन कहता है कि हम सबको उल्लू समझाए क्या तुमने? तुम्हारी उम्र 16 साल से ज्यादा नहीं होगी, सही कहा ना मैंने? तो रिचर्ड मुंह लटका कर चला जाता है। हाँ दोस्तों, असल में उसकी उम्र 16 ही है, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक हालात ठीक नहीं रहे और वो प्राइज मनी पाकर अपनी और अपने परिवार की हालत सुधारने के इरादे से ही इस मौत के कंपटीशन में आया है। चलिए अब बहुत लेट हो रही है। इतने में मेजर साहब आ जाते हैं। जो ये कंपटीशन चलाता है वही मेजर। वो कहता है कि देखो पहले तो सब अपना अपना बैच ले लो। उसको देखकर दोस्तों पहले सभी डरते हैं। सबको बारी बारी उनके नंबर के हिसाब से बैच पहनाया जाता है। रे का बैच नंबर होता है 47। अब पहले तो मेजर मोटिवेशन के नाम पर एक स्पीच देता है कि तुम ही देश की शक्ति हो, हमारे देश की आर्थिक हालात अच्छी नहीं है, लेकिन
तुम्हें चलते देखकर लोगों में फिर से हिम्मत आ जाएगी कि हम मिलकर इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। दुनिया भर के दूसरे देश भी डरेंगे कि अमेरिका कमजोर नहीं हुआ है, वहाँ ऐसे ऐसे दिलेर नौजवान जो हैं। देखो बच्चों, तुम जो करने जा रहे हो उसके लिए पूरे देश को तुम पे गर्व होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें वो बोलता है दोस्तों। तो भाषण देने के बाद वो इस गेम के रूल्स बताता है कि देखो, इस गेम का कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है, जब तक जान है चलते जाना है, और वो भी कम से कम 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर रफ्तार कम हुई तो 3 वार्निंग्स दी जाएंगी। उसके बाद भी अगर रफ्तार नहीं बढ़ी तो उस कंटेस्टेंट के सर पे शूट करके उसको हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। 3 वार्निंग्स पाने के बाद अगर कोई कंटेस्टेंट अगले 3 घंटे बिना रुके सही रफ्तार से चलता रहे तो वो तीनों वार्निंग्स कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि वो डेंजर जोन से बाहर आ जाएंगे और उनके पास फिर से 3 वार्निंग्स का चांस रहेगा। इतना सब कहकर दोस्तों मेजर चला जाता है और कंटेस्टेंट्स वॉक करना शुरू करते हैं। हर प्लेयर को एक वॉच दिया गया है जो उनका स्पीड उनको दिखाता रहेगा। उस वॉच को देखते हुए वो अपना पहला मील क्रॉस करते हैं, फिर चलते चलते 3 मील की दूरी क्रॉस कर लेते हैं और तब सेबेस्टियन अपनी रफ्तार कम कर लेता है, जिस वजह से सोल्जर उसे पहला वार्निंग देते हैं। वार्निंग पाने के बाद वो तेज चलने लगता है। तभी बैन बताता है कि सेबेस्टियन काफी स्मार्ट है, वो बड़ी चालाकी से गेम खेल रहा है। रे पूछता है ऐसा क्या स्मार्ट खेल लिया उसने। बैन बताता है कि उसने अपनी रफ्तार कम करके जान लिया कि उसकी लिमिट क्या है, और जब वार्निंग मिली तो उसने फिर से एक फ्रेश शुरुआत की और तेज चलने लगा। इतना ही नहीं, रफ्तार कम करके उसको थोड़ा आराम मिल गया और अब वो अगले 3 घंटे नॉन स्टॉप 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा और उसकी वार्निंग भी कैंसिल हो जाएगी। उसके पास फिर से 3 वार्निंग्स आ जाएंगी। तभी तो कह रहा हूँ वो काफी स्मार्ट है। फिर बैन अपने मुंह से कुछ निकाल कर पॉकेट में रख लेता है। रे और पीटर पूछते हैं कि ये क्या था। बैन कहता है डरो मत यार, ये बस च्युइंग गम है। मैं इस रेस में जिंदा बचूंगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने देश को साफ रखना चाहता हूँ। रास्ते में च्युइंग गम फेंक कर मैं इस देश को गंदा नहीं करना चाहता, बस इसीलिए पॉकेट में रख लिया। कुछ दूर जाने के बाद दोस्तों चार्ली बैठकर अपने शू लेसेस को बांधने लगता है, तो उसे पहली वार्निंग मिल जाती है कि तेज चलो, लेकिन तब भी वो नहीं उठता और अपना शू उठाकर वापस पहनने लगता है। 10 सेकंड बाद भी वो नहीं उठता तो सेकंड वार्निंग दी जाती है और अब बाकी लोग मुड़कर रिवर्स में चलते हुए कहते हैं कि अबे क्या कर रहा है, 3rd वार्निंग से पहले उठकर चल। लेकिन नहीं दोस्तों, वो नहीं उठता और उसे 3rd वार्निंग भी दी जाती है, जिसके 10 सेकंड के अंदर ही वो उठकर चलने लग जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है, वरना गई थी खोपड़ी। फिर रे और बाकी लोग उसको डांटते हैं कि बेवजह बैठकर अपना शू निकालकर फिर से पहनने की क्या जरूरत थी, तुझे 3 वार्निंग मिल चुकी है, अब अगले 3 घंटे तुझे नॉन स्टॉप चलना होगा, थक के भी धीमा चलेगा तो जान चली जाएगी। लेकिन चार्ली कहता है कि ये मेरी स्ट्रेटेजी है, वार्निंग्स मिली तो क्या हो गया, मुझे 30 सेकंड्स का आराम तो मिल गया, उसके बल पर मैं अगले 3 घंटे आराम से चल पाऊंगा। पता नहीं दोस्तों कौन सा लॉजिक यार, 30 सेकंड के आराम से 3 घंटे नॉन स्टॉप कैसे चलेगा ये, पता नहीं। तो रे आगे कहता है कि अगर मर जाता तो चार्ली कहता है कि आगे आगे देखो बेटा कि कौन मरता है और कौन जिंदा रहता है। इस तरह चलते चलते वो 7 मील पार कर लेते हैं और तब अचानक रिचर्ड को लगता है जैसे उसका एक पैर बिल्कुल सुन्न हो गया है, वो ठीक से चल नहीं पाता। रफ्तार कम होने की वजह से उसे 1st वार्निंग दी जाती है और तब रे आकर उसे सपोर्ट करता है और चलने में उसकी मदद भी करते हुए कहता है फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो भी बिना मदद के चलने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारे के पैर में मोच आ जाती है और वो वहीं पे बैठ जाता है। इसके बाद उसे बारी बारी 2 और वार्निंग्स दी जाती है और आखिर में उसे शूट कर दिया जाता है। ये देखकर रे और पीटर तो एकदम शॉक में होते हैं, उन्हें भी एक वार्निंग मिल जाती है। इसी बीच पीटर रे को हिम्मत देता है कि अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, हमें अब अपनी जान बचानी होगी। दोनों चलने लगते हैं। इनके आसपास सोल्जर्स होते हैं दोस्तों, जो इनकी जरूरत के हिसाब से इन्हें पानी वगैरह देते रहते हैं। रे बहुत दुखी होता है तो उसे हंसाने के लिए पीटर कहता है कि मुझे अर्जेंट सुसु करना है भाई, अब देखो मैं क्या करता हूँ। कहकर वो मुड़कर रिवर्स में चलते हुए सुसु करने लग जाता है, क्योंकि अगर वो खड़ा होकर सुसु करेगा तो उसे वार्निंग्स मिलेंगी, फिर शूट कर दिया जाएगा। इस तरह अब ये लोग 17 मील क्रॉस कर चुके हैं। इस टाउन के लोगों को और पूरे अमेरिका को इन सभी लड़कों के नाम पता होते हैं। अब इस टाउन में एक लड़की रे के नाम का साइन बोर्ड लिए खड़ी होती है और कहती है कि मुझे तुम बहुत ही पसंद हो रहे, मुझसे शादी करोगे क्या। इस पर रे शर्माने लग जाता है तो पीटर रे को काफी चिढ़ाता भी है। इस बीच दोस्तों बैन के पैर में भी जरा मोच आ जाती है, शायद वो ठीक से चल नहीं पा रहा। रे और पीटर कहते हैं कि यार हार मत मानना, कोशिश करके चलते रहना, अभी बहुत दूर जाना है। वो भी हिम्मत जुटाकर चलने लग जाता है। इस बीच एक कंटेस्टेंट की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है, उसे दौरा पड़ने लगता है। ये देखकर डेविड उसे बचाने जाता है, लेकिन रे और पीटर उसे रोक लेते हैं और अपने साथ खींच के लेके जाते हैं। इस बीच दोस्तों उस बीमार लड़की को 3 वार्निंग्स दी जाती है और जब वो उठ नहीं पाता तो उसे बेरहमी से शूट कर दिया जाता है। बाकी लोग चलना जारी रखते हैं। छोटे छोटे टाउन्स को क्रॉस करके वो एक बड़े डैम पे पहुंच जाते हैं। इस तरह इन लोगों ने अब तक 25 मील की दूरी तय कर ली थी। वापस में डिस्कस करते हैं कि चार्ली को क्या हुआ।
क्या वो लगातार 3 घंटे चल पाया? रे कहता है कि पता नहीं, शायद पीछे आ रहा होगा। और तब पीटर कुछ खाने लगता है। रे पूछता है कि ये क्या खा रहे हो? तो वो कहता है कि ये हिरन का कच्चा मांस है, इसे खाने से ज्यादा एनर्जी मिलती है और थकान महसूस नहीं होती। अब यहाँ बैन के पैर का दर्द और बढ़ जाता है और वो इनकी रफ्तार से चल नहीं पाता। तो रे देखता है कि फिलहाल तो ये चारों 3.5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। तो वो कहता है कि हमें बस 3 मील प्रति घंटे मेंटेन करना है। तो बैन की खातिर हम 3.2 की रफ्तार से चलते हैं, उसे भी चलने में थोड़ी आसानी होगी। अब बैन जरा आराम से चलने लगता है। इस बीच दोस्तों चार्ली को दिखाते हैं, जो अपने साथ चल रहे एक लड़के को चिढ़ाने लगता है कि तुम इतने नाजुक क्यों हो। उस लड़के को बुरा लग जाता है यार, और वो चार्ली को मारने आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार कम हो जाती है। उसे मिल जाती पहली वार्निंग। फिर चार्ली उसकी माँ के बारे में कोई बुरी बुरी बात कहने लग जाता है, तो वो गुस्से में फिर चार्ली पे हमला करने की कोशिश करता है और इस बार उसे मिल जाती है सेकंड वार्निंग। लेकिन चार्ली तो फिर भी अपना मुंह बंद नहीं करता और उसे गालियां देने लग जाता है। इस बार वो फिर चार्ली पे हमला करने की कोशिश करता है, पर चार्ली हट जाता है और वो लड़का जोर से दूसरी ओर गिर जाता है। उसे बुरी तरह से चोट आती है और दर्द के मारे वो हिल भी नहीं पाता। इस वजह से सोल्जर्स उसे थर्ड वार्निंग देते हैं और इसके 10 सेकंड बाद भी जब वो नहीं उठता तो सोल्जर्स उसे शूट कर देते हैं। दोस्तों कहानी खत्म उसकी। अब रे, पीटर, बैन और डेविड को चार्ली पे बड़ा गुस्सा आता है कि तुमने उसको छेड़ा ही क्यों? तो चार्ली अकड़ के कहता है मैं तो कुछ भी नहीं किया, वही भड़क गया और मुझे मारने लगा, मैं क्या कर सकता हूँ। पीटर कहता है कि तुमने जो किया ना उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, देखना। चार्ली कहता है कि जब मिलेगी तब देखा जाएगा, तुम गर्म क्यों होते हो। अब रे और पीटर के बीच में दोस्तों के नाम का एक लड़का आ जाता है जिसने चश्मा पहना हुआ है। वो पूछता है कि रेस की शुरुआत से लेकर अभी तक मैं देख रहा हूँ कि कोई टॉयलेट करने के लिए भी नहीं रुका, तुम लोगों को टॉयलेट नहीं करना होता है क्या? उसे कंट्रोल करने का भी कोई प्लान है क्या? रे कहता है टॉयलेट करना तो सबको होता है, लेकिन हम उसे कंट्रोल करके चल रहे हैं और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। के कहता है कि कंटेस्टेंट नंबर 45 को अर्जेंट टॉयलेट जाना है, बेचारे के पेट में दर्द भी है। और तब कंटेस्टेंट नंबर 45 को दिखाते हैं जो पेट पकड़ के चल रहा होता है दोस्तों, क्योंकि वो टॉयलेट जाना चाहता है। आखिर वो कंट्रोल नहीं कर पाता और पैंट उतार कर बीच रास्ते में बैठ जाता है। सोल्जर्स उसको 3 वार्निंग्स देते हैं। उस बेचारे के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो सोच लेता है कि मरना है तो मरना है, लेकिन ये करके ही मरूंगा। आखिरकार सोल्जर्स उसे बड़ी बेरहमी से शूट कर देते हैं। लेकिन रे को इन सोल्जर्स पे बड़ा गुस्सा आता है कि इनके सीने में दिल नहीं है क्या, पत्थर है क्या? लेकिन सेबेस्टियन उस मरे हुए लड़के के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें कहता है कि जितने लोग मरेंगे अपना तो उतना ही फायदा है, हमारे जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इस तरह वो बहुत ही सेल्फिश बातें करता है। अब ये लोग दोस्तों 35 मील पार कर चुके हैं। अंधेरा होने लग जाता है। रे तो थक जाता है तो वो माँ का दिया हुआ चॉकलेट खाने लगता है और तब उसे अपनी माँ के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आते हैं। अचानक वो आंखें खोलता है तो पता चलता है कि वो सपना देख रहा था और आधी नींद में वो पीटर के साथ चलकर काफी दूर आ चुका था। दरअसल सोल्जर्स के सेकंड वार्निंग के बाद ही वो नींद से जागा था दोस्तों। पीटर उसे अपने साथ खींच के लेके आया था। वो पूछता है कि क्या हुआ रे, सपना देख रहा था क्या? रे कहता है कि हाँ यार, सपने में मैंने माँ को देखा। पीटर कहता है कि तुम्हें अपनी माँ से बहुत प्यार है शायद, उसके बारे में कुछ बताओ। रे भी अपनी माँ के बारे में बताने लगता है और तभी रे का पैर फिसलता है तो उसे मिलती है तीसरी वार्निंग। मतलब पहली वार्निंग उस वक्त दी गई थी जब रिचर्ड को शूट कर दिया गया था और रे शॉक में खड़ा था। सेकंड वार्निंग तब मिली जब रे नींद में धीरे चल रहा था। अब रे नर्वस हो जाता है क्योंकि अब उसको थर्ड वार्निंग मिल गई है और अगर वो स्लो हो गया अब तो सीधे मर जाएगा। पर पीटर उसको हिम्मत देता है कि भाई तुम कैसे भी करके 3 घंटे चल लोगे तो वार्निंग कैंसिल हो जाएंगी, टेंशन मत लो। लेकिन न जाने दोस्तों रे को क्या हुआ, वो उल्टा पीटर पर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर सोने दिया ताकि मुझे 3 वार्निंग्स मिल जाएं और सोल्जर्स मुझे शूट कर दे, है ना? मुझे मरवाकर तुम ये रेस जीतना चाहते हो। नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, कहकर रे तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन दोस्तों तब एक शॉकिंग बात पता चलती है कि आगे ढलान है और इन्हें ढलान में ऊपर की ओर चलना है। यहाँ पे इन्हें 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार मेंटेन करने में बहुत ही दिक्कत होती है। कोई उस स्पीड से चल नहीं पाता, कई लड़के गिर जाते हैं और एक के बाद एक करके उन सभी को 3 वार्निंग्स देकर मार दिया जाता है। रे से भी नहीं चला जाता और तब चार्ली अपना सड़ा मुंह फिर से खोलता है और रे से कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरी मौत देखोगे, लेकिन लगता है अब मैं तुम्हारी मौत देखूंगा। सेबेस्टियन भी ऐसी ही बातें करके रे को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है। रे से दोस्तों सच में बिल्कुल नहीं चला जाता और वो कमजोरी की वजह से गिरने वाला होता है, लेकिन एन वक्त पर पीटर आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि डरो मत, तुम बस अपना होश खोने लग गए थे, आराम से रहो, लो अपने सर पे थोड़ा पानी डाल लो, बेटर फील करोगे। रे वैसा ही करता है और तब जाकर वो थोड़ा नॉर्मल होता है। अब रे पीटर से कहता है कि सॉरी यार, मैंने तुम्हें गलत समझा। पीटर कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी मुझे गलत ही समझता, क्योंकि हम सब इस गेम में जीतने ही तो आए हैं, लेकिन सब तो जीत नहीं सकते।
इसीलिए हमें एक दूसरे पे शक हो रहा है, बस यही है। यूं ही चलते चलते दोस्तों सुबह हो जाती है। अभी तक ये लोग 59 मील पैदल चल चुके थे। रे पीटर से पूछता है हम में से कितने लोग जिंदा बचे हैं और कल कितने लोग मरे थे। पीटर कहता है कि उस ढलान पर लगभग 14 लोग मर गए थे और फिलहाल यहाँ 18 कंटेस्टेंट्स हैं, यानी हमारे जीतने के 5% चांसेस हैं। तब केके को दिखाते हैं दोस्तों। कल रात ढलान पर चलते चलते उसका पैर लगभग टूट गया था, लेकिन उस टूटे पैर को लेकर वो इतनी दूर चलकर आगे बताओ, पर अब उसको दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो रोता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं घर जाना चाहता हूँ। लेकिन सोल्जर्स को ना उसका दर्द महसूस होता है, ना उसकी चीखें सुनाई देती हैं और ना ही उसकी हालात दिखती है। वो बस रूल्स के मुताबिक उसको 3 वार्निंग्स देते हैं और आखिर में उसका भी काम तमाम कर देते हैं। ये सब देखकर रे बड़े आक्रोश में चिल्लाता है, लेकिन उसके चिल्लाने से किसी को क्या फायदा। इस रेस में 49 लोगों को मरना है और जो आखिर तक जिंदा बच पाएगा वो होगा विनर। ये लोग चलते चलते एक टाउन में पहुंच जाते हैं। तब फिर से मेजर अपना मुंह खोल देता है मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए। कहता है कि तुम जैसे युवा ही इस देश की शक्ति हो, तुम्हारे लिए ये मुमकिन नहीं है तो फिर किसके लिए मुमकिन है बताओ। वीर बनो, आगे बढ़ो। मोटिवेशनल स्पीच के नाम पर ये नमाकूल आदमी इन लोगों को मौत के मुंह में धकेलने पे तुला हुआ है। एक लड़का तो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और पास की दुकान में घुसने की कोशिश करता है। उसे लगता है ऐसा करके वो बच जाएगा, लेकिन सोल्जर्स जरा भी नहीं सोचते और उसी पल उसे शूट करके मार देते हैं। बाकी बचे लोगों का आगे का सफर जारी रहता है। ये लोग 103 मील पार कर चुके हैं। अब इनके बीच एक डिस्कशन शुरू हो जाता है कि अगर हम में से कोई जीता तो उसे रोकड़ा तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही एक विश भी मिलेगी। वो विश क्या होगी? डेविड बताता है कि मैं रॉकेट में चांद पे जाना चाहता हूँ, अगर मैं जीत गया तो वही विश मांगूंगा। बैन कहता है कि मैं तो 10 लड़कियां मांगूंगा। रे कहता है कि पूरा प्राइस मनी लुट जाएगा, फिर तुम्हारे पास ना लड़कियां होंगी ना रोकड़ा। बैन कहता है कि हाँ यार, इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं, चलो मैं अपना विश बदल लेता हूँ। रे पीटर से उसकी विश पूछता है तो वो कहता है कि मैं तो ये विश मांगूंगा कि फ्यूचर में इस गेम में एक नहीं 2 विनर्स घोषित किए जाएं। अगर मेरे और तुम्हारे जैसे 2 दोस्त इसमें हिस्सा लेंगे तो दोनों के जीतने के चांसेस रहेंगे, इसीलिए मैं तो यही विश मांगूंगा। फिर वो रे से उसका विश पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं तो ये विश करूंगा कि ये इस देश का आखिरी लॉन्ग वॉक कंपटीशन हो, इसके बाद ऐसा घिनौना गेम कभी खेला ही ना जाए। इस देश के युवा और उसके परिवार भले ही भूखे मरेंगे, लेकिन कम से कम इन सोल्जर्स के गन की गोलियां खाकर तो नहीं मरेंगे। सभी हंसते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मेजर इसके लिए मान जाएगा? ये लोग इस गेम को कभी नहीं रोकेंगे। खैर दोस्तों, रात हो जाती है, तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। रे पीटर के कंधे पर सर रखकर आधी नींद में चल रहा होता है और फिर जाकर कहता है कि तुम भी थोड़ी देर सो जाओ, मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। पीटर कहता है कि मैं सो गया तो तुम्हें कौन संभालेगा, तुम तो एकदम अधमरे लगते हो। अगली सुबह देखते हैं दोस्तों कि ये लोग 144 मील पार कर चुके हैं। अब डेविड को टॉयलेट जाना है। वो सड़क पर ही शुरू हो जाता है और उसे 2 वार्निंग्स दी जाती है, पर जैसे तैसे 3rd वार्निंग से पहले वो चलने लग जाता है। पर लगता है दोस्तों जल्दी उसने पैंट गंदा कर लिया था। अरे और पीटर कहते हैं कि यार बहुत बदबू आ रही है, प्लीज थोड़ा आगे निकल ले। इस पे डेविड कहता है क्यों बे, तुम लोग आसमान से उतरे हो क्या? तुम लोगों को भी तो कभी टॉयलेट जाना होगा। इस तरह उनका मजाक उड़ाकर वो आगे चल जाता है। फिर पीटर रे से पूछता है तुम हमेशा अपनी माँ की बातें करते रहते हो, अपने पापा के बारे में कुछ बताओ, वो कहाँ है, क्या करते हैं और उन्होंने तुम्हें इस कंपटीशन में क्यों भेजा? तब रे अपने पापा के बारे में बताता है कि वो इस मिलिट्री रूल का विरोध करते थे, इस वजह से मेजर ने एक रात उन्हें जबरदस्ती घर से बाहर ले जाकर मेरी आंखों के सामने शूट करके मार दिया। अपने पापा की मौत का बदला लेने यानी मेजर की जान लेने के लिए ही रे अपनी माँ की बात को ठुकराकर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने आया है। दोस्तों पीटर कहता है ये क्या बचपना है यार, तुम उस पावरफुल मेजर को कैसे मारोगे? रे कहता है मैं मारूंगा, मैं ये गेम जीतूंगा और अपने स्पेशल विश के तौर पर एक गन मांगूंगा और उसी गन से मैं उस मेजर को शूट करूंगा। पीटर कहता है ठीक है, वो तो मर जाएगा, लेकिन उसके सोल्जर्स तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे बाद तुम्हारी माँ को भी घिनौनी मौत देंगे, क्या तुम यही चाहते हो? रे कहता है तुम समझ नहीं रहे हो पीटर, ये सिर्फ मेरी माँ का सवाल नहीं है, इस देश के लोगों और उनके इंडिविजुअल राइट्स का सवाल है। उसी के लिए मेरे पापा लड़ते थे, उनकी खातिर मैं उस मेजर का खात्मा करूंगा ताकि उस जैसे लोगों का साया फिर कभी इस देश पे ना पड़े। इस पे पीटर कहता है ठीक है भाई, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अब ये लोग 170 मील पार कर चुके हैं। तब एक लड़का चल नहीं पाता और बेचारा सोल्जर से मदद मांगने उनकी गाड़ी के पास जाता है, तो वो लोग गन से उसे मारकर उसके ऊपर अपना टैंकर चलाकर कुचल डालते हैं। दोस्तों तब एक और लड़का रे और पीटर से आगे निकलकर भागने लगता है, अपना शर्ट पैंट उतारकर सड़क से थोड़ा हटकर जाने लगता है, तो सोल्जर्स उसे भी शूट कर देते हैं। और ये दृश्य देखकर बैन रोने लग जाता है कि मुझे ना लड़की चाहिए ना रोकड़ा, प्लीज मुझे मेरे घर वापस भेज दो, मैं वहीं जाकर भूखा मरने को तैयार हूँ। चलते चलते रात हो जाती है और अब ये लगभग 207 मील चल चुके हैं। अब बैन लगभग तो बेहोश हो चुका था, लेकिन उसके पैर अपने आप चल रहे होते हैं। उसके चेहरे पे ना कोई रिएक्शन होता है, ना ही वो किसी का जवाब देता है। रे उसकी हिम्मत बढ़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब वो रे को छोड़कर पीछे आते हुए टैंक्स की ओर जाने लग जाता है। सोल्जर्स उसके पेट में लगातार फायर करते हैं,
उससे दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो डेविड का नाम लेकर कहता है कि मुझे बचा लो डेविड, भगवान के लिए मुझे बचा लो। डेविड भी तड़प उठता है और बैन की मदद के लिए भाग जाता है और उसके बाद बैन उससे लिपट जाता है। दोस्तों डेविड रोता बहुत ज्यादा है कि मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा, हिम्मत मत हारना। लेकिन तब रे आकर डेविड को हटाने की कोशिश करता है और कहता है यार क्या कर रहे हो, वो नहीं बचेगा, उसके साथ तुम भी मरना चाहते हो क्या? कहकर रे उसे खींच के लेके जाता है। बैन तड़पता हुआ चिल्लाता है कि सॉरी डेविड, मैंने तुम्हारी जान खतरे में डाली, मैं तुम सबको मिस करूंगा, मेरे लिए आंसू बहाने के लिए थैंक्स। इस तरह वो बार बार डेविड का नाम लेता है, लेकिन अचानक उसके सर पे गोली उतरती है और वो उसी पल मर जाता है। दोस्तों डेविड एकदम से टूट जाता है। बार बार रे से कहता है कि तुमने सुना, वो बार बार मेरा नाम ले रहा था, उसे उम्मीद थी कि मैं उसे बचाऊंगा, लेकिन मैं कितना बेबस निकला। रे फिर उसको दिलासा देता है कि भाई तुम चाहते भी ना तो भी बचा नहीं पाते, उल्टा तुम्हारी जान भी चली जाती। तुम्हें ये रेस फिनिश करनी है, इसीलिए रुको मत, चलते रहो मेरे साथ। और दोस्तों अब इस रेस में 6 लोग जिंदा हैं और ये लोग लगातार 4 दिन चलकर 209 मील पार कर चुके हैं। अगली सुबह दिखाते हैं कि ये लोग अभी भी चल रहे हैं और तब इनको पता चलता है कि बैन जो मर चुका है उसकी शादी हो चुकी थी। ये जानकर रे कहता है कि इस गेम को जो भी जीतेगा उसे प्राइज मनी का एक हिस्सा बैन की विधवा को देना होगा। वो हर एक से पूछता है क्या तुम्हें ये मंजूर है, तो सभी मान जाते हैं। यहाँ तक कि सेबेस्टियन जो शुरू से अकड़ रहा था वो भी कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं जीता तो प्राइज मनी का एक हिस्सा बैन की विधवा को दूंगा। लेकिन रे चार्ली से इस बारे में नहीं पूछता क्योंकि चार्ली की वजह से ही एक लड़की की जान गई थी, इसीलिए शायद रे ने उसे माफ नहीं किया और इसीलिए अभी तक बात भी करने को तैयार नहीं है वो उससे। लेकिन यहाँ पे चार्ली खुद रे के पास आकर पूछता है कि तुम सब एक हो गए हो लेकिन मुझे अलग क्यों कर दिया? क्या इसीलिए कि मेरे चिढ़ाने की वजह से एक लड़की की जान चली गई? मैंने उसे मरवाने के इरादे से थोड़ी चिढ़ाया था, मैं तो मजाक कर रहा था, वो सीरियस हो गया और मुझे मारने आ गया। मैं 1000 बार माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे भी इस टीम में शामिल कर लो अपनी, मुझसे भी तो पूछो कि मैं बैन की वाइफ की मदद करूंगा या फिर नहीं। कहकर वो इमोशनल होकर रोने भी लग जाता है, मतलब रोने जैसा हो जाता है। तो रे कहता है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं पीटर से बात करता हूँ, अगर उसे एतराज नहीं होगा तो तुम भी हमारी टीम में आ सकते हो। लेकिन इन सब के बर्ताव से चार्ली को लगता है कि ये लोग जानबूझकर उसे अपने से अलग कर रहे हैं। दोस्तों उसे कातिल मानते हैं ये लोग और चार्ली से ये गिल्ट फीलिंग बर्दाश्त नहीं होती और वो तेजी से आगे चलकर एक चम्मच को अपने गले में खोपने लगता है और वहीं पे गिर पड़ता है। रे की कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, वो तड़पता है कि ये क्या कर लिया इस पागल ने। इसी बीच सोल्जर्स चार्ली को 3 वार्निंग्स देकर उसके सर पे शूट कर देते हैं, लेकिन ये लोग नहीं रुकते, ये आगे बढ़ते रहते हैं और रात भर चलने के बाद सुबह तक टोटल 278 मील चल चुके होते हैं। और अब ये देखिए दोस्तों, रे के पैर की उंगलियों में जलन और दर्द होने लग गया है। पीटर कहता है कि तुम अपने शूज उतार कर चलो, इतनी दूर चलने की वजह से अब तक तुम्हारे नाखून टूट चुके होंगे, अब आगे भी अगर शूज पहनकर चलोगे तो उन घावों में इन्फेक्शन हो सकता है। फिर कोई रास्ता ना पाकर दोस्तों रे शूज उतार कर चलने लग जाता है। चलते चलते ये लोग रे के शहर में आ जाते हैं जहाँ वो अपनी माँ को देखता है और माँ को देखते रे सब कुछ भूल जाता है कि वो एक कंपटीशन में है और इसे जीतकर उसको अपने पापा के कातिल यानी उस मेजर को जान से मारना है। सब भूल जाता है वो माँ के पास भागा चला जाता है कि माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे मान लेनी चाहिए थी, मैंने बड़ी गलती कर दी इस कंपटीशन में आके। और तब सोल्जर्स उस पर गन तान देते हैं। माँ तो तड़प उठती है और चिल्लाती है कि बेटा प्लीज चले जाओ वरना ये लोग तुम्हें गोली मारेंगे। एन वक्त पर पीटर रे को पकड़कर खींच ले जाता है और तब पीटर अपनी कहानी बताता है कि कई साल पहले हुए वॉर में उसकी माँ और पिता मारे गए थे। उसके बाद पीटर को उसके अंकल के साथ रहना पड़ा, पर अंकल बुरा आदमी था और 10 साल की उम्र तक पीटर ने उसके हाथों बहुत ही जुल्म सहे और आखिर में उसने पीटर को बहुत ही बुरी तरह पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर पीटर सड़कों पे भटकता रहा, छोटी मोटी चोरियां मारपीट वगैरह करके अपना गुजारा करता रहा और एक दिन उसकी लड़ाई एक ताकतवर लड़के से हुई। उसने पीटर के शरीर में और उसके मुंह पे चाकू से अंधाधुंध वार कर दिए और उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गया। पीटर तो बेहोश हो गया था और जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। लगता है कुछ लोगों ने उसको एन वक्त पर बचा लिया। पीटर बताता है कि उस दिन मैंने फैसला किया कि जिंदगी में कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा और अपने लाइफ टाइम में जितना हो सके दूसरों की मदद ही करूंगा, इसीलिए मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आ गया। कंपटीशन की शुरुआत से लेकर अभी तक मैं सोया नहीं, इसकी भी यही वजह है। और तुम्हें एक और बात बताऊं, जब तुमने मुझसे पहली बार बात की थी तब से मुझे लगा कि तुम जैसे मेरे भाई हो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। दोस्तों अब ये लोग 306 मील पार कर चुके हैं और तब लंबे बालों वाला लड़का जिसका नाम कैली है वो और चल नहीं पाता बेचारा, लेकिन वो फैसला कर लेता है कि मरने से पहले इन सोल्जर्स में से एक की तो जान लेकर ही रहेगा। तो वो एक सोल्जर का गन छीनकर उसी से उस सोल्जर को शूट करके मार डालता है। अब इससे पहले कैली दूसरे सोल्जर को शूट करता, वो सोल्जर्स कैली को अंधाधुंध शूट करके उसका काम तमाम कर देते हैं। अंधेरा होने लग जाता है और ये लोग 324 मील पार कर चुके थे। तब अचानक क्या होता है कि डेविड के नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो चल भी नहीं पाता और नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन पीटर और रे उसे पकड़ लेते हैं, उसे कंधा देकर साथ लेके जाते हैं। डेविड कहता है क्या हुआ, मेरी नाक से खून निकल रहा है राइट, मैं मरने वाला हूँ है ना? तो रे और पीटर कहते हैं नहीं यार, हम तुझे ऐसे थोड़ी ना मरने देंगे, तेरी जान को पकड़ कर रखेंगे समझे। तब डेविड कहता है कि पता है बचपन में अक्सर इसी तरह मेरी नाक से खून निकलता था और तब मेरी दादी मेरे नाक में बर्फ घुसा देती थी और खून बंद हो जाता था। रे कहता है बस इतनी सी बात, तुम्हारी दादी की तरह हम भी तुम्हारी नाक में
बर्फ दबाएंगे और खून रुक जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये कहकर वो किसी तरह उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड अपनी हालत बखूबी जानता था दोस्तों, और हंसता है कि अबे कितनी ओवर एक्टिंग करोगे, मैं खुद जानता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले मेरी तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है, तुम में से जो भी आखिर में जिंदा रहेगा और इस गेम को जीतेगा, प्लीज मेरी दादी को मेरे गले में पहना हुआ ये क्रॉस दे देना। ये लोग दोस्तों से प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारा क्रॉस तुम्हारी दादी को जरूर सौंप देंगे, और इसके बाद डेविड दम तोड़ देता है। अब इस लॉन्ग वॉक में जिंदा बचे हैं सिर्फ 3 जन, और वो बहुत ही मुश्किल में चल रहे हैं दोस्तों। रात भी हो जाती है, इन्होंने 326 मील पार कर लिए थे, लेकिन तब मॉन्स्टर मेजर फिर से मोटिवेशन का काम करता है कि कम ऑन बॉयज, यू कैन डू इट, करो करो, आगे बढ़ो। इस पर रे बड़ी धीमी आवाज में मेजर को बुरी से बुरी गाली दे रहा होता है, लेकिन मेजर कहता है कि वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट, यही गुस्सा तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएगा, जाओ। और तब सेबेस्टियन एक बहुत बड़ा सच रिवील करता है दोस्तों कि ये जो मॉन्स्टर मेजर है वो कोई और नहीं, सेबेस्टियन का पिता है। अपने ही बेटे को ऐसे खतरनाक और जानलेवा कंपटीशन में भेजने वाले इस बाप को क्या ही कहें यार। ये सब बताकर सेबेस्टियन कहता है कि यार तुम लोगों के साथ बिताए हुए ये 4-5 दिन मेरी लाइफ के सबसे ज्यादा खुशी के दिन थे, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें अपने क्लोज फ्रेंड्स मान चुका हूँ और चाहता हूँ कि तुम दोनों में से कोई ये गेम जीते। मैं तो नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरे लंग्स और लिवर दोनों ही जवाब देने वाले हैं, इसीलिए मैं तो नहीं चलूंगा, यहीं रुक जाऊंगा, तुम दोनों मत रुकना प्लीज, चलते रहना। कहकर वो रुक जाता है दोस्तों। रे और पीटर को बहुत दुख होता है, क्या करे, और वो दिल पर बहुत बड़ा बोझ लिए सेबेस्टियन को गुड बाय कहकर आगे बढ़ते हैं। और ये मेजर दोस्तों अपने बेटे सेबेस्टियन को 3 वार्निंग्स देकर उसका भी काम तमाम कर देता है। तड़प तड़प कर मरने से पहले भी वो इन दोनों को आवाज देता है कि यार हार मत मारना, रुक मत जाना, कैसे भी करके अपनी जान बचा कर रखना और जीत जाना। अब दोस्तों बारिश में सिर्फ रे और पीटर चल रहे होते हैं, 2 जिगरी दोस्त। वो एक शहर में पहुंचते हैं जहाँ के लोग इनका बढ़िया स्वागत करते हैं, इन्हें खूब चेयर करते हैं। और तब अचानक न जाने पीटर को क्या सूझी, वो रे को देखने लगता है और अपनी जान देने के इरादे से वहीं बैठ जाता है। हाँ, रे कहता भी है भाई क्या कर रहे हो, उठकर चलो। पीटर कहता नहीं, तुम जाओ यार, मैं बस मर जाना चाहता हूँ, मैं मर भी जाऊँ तो पूछने वाला कोई है नहीं, तुम्हारी तो माँ है, तुम्हें जिंदा रहना है, प्राइज जीत कर तुम्हें उनके पास लौटना है। रे कहता है कि नहीं यार, तुम मेरे भाई हो, तुम्हें मैं ऐसे मरने के लिए छोड़कर कैसे जा पाऊंगा, तुम्हें भी तो मेरे साथ इस गेम को जीतना है। कहकर वो जबरदस्ती पीटर को उठाकर अपने साथ लेके जाता है, लेकिन अचानक पीटर को छोड़कर रे रुक जाता है दोस्तों और वहीं गिर पड़ता है। पीटर थोड़ी आगे निकल चुका था। इसी बीच सोल्जर्स रे को 3 वार्निंग्स देने के बाद उसके शरीर में बुलेट उतार देते हैं। पीटर भागा चलाता है कि ये क्या हो कर रहे हो, उठो, तुम्हें इस गेम में जीतना है। तो रे कहता नहीं, मुझसे और नहीं होगा, इस गेम में तुम्ही को जीतना है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, आई लव यू भाई। और तब सोल्जर्स पीटर को खींच के लेके जाते हैं। तो रे कहता है कि सॉरी माँ, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, आई लव यू माँ, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूंगा। और फिर दोस्तों सोल्जर्स रे के सर पे शूट करके उसे खत्म कर डालते हैं। पीटर तो फूट फूट कर रोता है कि यार तुमने ऐसा किया क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तब वहाँ खड़े आम लोगों को देखिए जरा, लगता है इनका भी ज़मीर मर चुका है। इतने लोगों के सामने सोल्जर्स ने एक लड़के को शूट कर दिया, लेकिन उसका दुख इनको बिल्कुल नहीं है। ये लोग पीटर को चीयर कर रहे होते हैं कि तुम जीत गए बताओ। और तब मेजर पीटर के सामने आकर कहता है कि कांग्रेचुलेशंस, तुम जीत गए गेम को और तुम अमेरिका के सबसे धनी आदमियों में से एक हो जाओगे, करोड़ों के मालिक बन जाओगे, लेकिन साथ ही तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश भी पूरी होगी। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा, बोलो क्या चाहते हो। पीटर कहता है मुझे एक गन चाहिए। मेजर कहता है बस गन, इतनी सी ख्वाहिश, मैं तुम्हें गन जरूर दिला दूंगा। और पीटर कहता नहीं, मुझे और कोई गन नहीं चाहिए, इस सोल्जर के पास जो गन है वो चाहिए। ये गेम मैंने जीता है और इस गन को यादगार के तौर पर मैं फ्यूचर में अपने बच्चों को दिखाऊंगा। और वो सरफिरा मेजर दोस्तों मान जाता है और उस सोल्जर से गन लेकर पीटर को दे देता है। और पीटर छट से मेजर पर गन तान देता है। तो मेजर कहता है पागल मत बनो, तुम 330 मील चलकर उन 50 लोगों को हराकर इस गेम को जीते हो, ये सब क्या सिर्फ मुझे शूट करने के लिए था? और मुझे शूट करके तुम जिंदा नहीं बचोगे, मेरी मानो कोई और ख्वाहिश बताओ, वो मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन ये गन फेंक दो। लेकिन पीटर ठीक उसके सर पे एम करके दोस्तों उसको शूट कर देता है। इस तरह मॉन्स्टर मेजर का वो कत्ल कर देता है। उसे शूट करके जब पीटर मुड़ता है तो वहाँ ना तो सोल्जर्स होते हैं और ना ही लोगों की भीड़, ना ही कोई आवाज। वो अकेला सड़क पर खड़ा होता है। दरअसल पीटर ने मेजर को शूट करके रे की ख्वाहिश पूरी की थी, क्योंकि रे जीतने के बाद यही करने वाला था। और ये लोग जिस रास्ते से यहाँ तक पहुंचे थे, पीटर मुड़कर उस सुनसान रास्ते को मायूस होकर देखता है। वो गेम जीत गया और उसे बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है, लेकिन इतने सारे लोगों की लाशों के ऊपर चलकर मिली हुई जीत उसे बड़ी खोखली लगती है। मेजर का कत्ल करना अपने आप में ही इस सिस्टम के खिलाफ एक तरह का विरोध था जो कि पीटर ने किया, लेकिन ये सिस्टम जो वायलेंस को बढ़ावा देकर उसी के बल पर लोगों पर अपना कंट्रोल बनाए रखता है, उसे तोड़ना इतना आसान तो नहीं है। एक मेजर जाएगा तो दूसरा उसकी जगह पे जरूर उभर कर आएगा। इस सिस्टमिक वायलेंस का कोई अंत नहीं होता।
शायद यही सब सोचकर पीटर इन सूनी राहों पे चल पड़ा है, क्योंकि गेम जीतकर भी वो उम्मीदें हार चुका है और एक खालीपन की ओर बढ़ा चला जा रहा है। दोस्तों, इसी पल के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। वैसे इसकी एंडिंग के बारे में कई थियरीज हैं। पीटर ने मेजर को शूट कर दिया था, लेकिन वहाँ पे गन्स लिए और भी तो सोल्जर्स थे, उनका क्या हुआ? और वहाँ लोगों की जो भीड़ थी वो कहाँ गई? क्या सब डर कर भाग गए, या फिर पीटर ने सोल्जर्स को भी शूट कर दिया और लोग डर कर भाग गए? मूवी के एंड को समझने की आजादी ऑडियंस को दे दी गई है, तो आप जिस तरह से समझे उस तरह से एक्सेप्टेबल है। बाकी आप बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, एक्सप्लेनेशन बेहतर लगा हो तो भी लाइक कीजिए। ध्यान रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।